Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 39. Now it's time to start our English lecture of 11th of August, and the topic which we are going to discuss today is active passive of past continuous tense. अब हम मूव करेंगे स्ट्रक्चर्स की तरफ सबसे पहले, क्योंकि आपके पास कोई भी जुमला चाहे वो ट्रांसलेशन के लिए आए या वॉइसेस कन्वर्ट करने के लिए आए, तो सबसे पहले होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस. आपने जुमले को देखकर आइडेंटिफाई करना होता है, चाहे वो जुमला उर्दू में लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है. अगर एक्टिव पैसिव के लिए दिया हुआ हो तो वो इंग्लिश में होगा, अगर वो ट्रांसलेशन के लिए दिया हुआ हो तो वो उर्दू में होगा. आपने पहले आइडेंटिफाई करना होता है. जब तक आप पहचानेंगे नहीं कि जुमला है किस टेंस का, आप तब तक आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते. अब हम सबसे पहले मूव करते हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ, पास्ट कंटिन्यूस के सिंपल सेंटेंस की तरफ. तो आपने जो आइडेंटिफाई करना है जुमले को, वो यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी क्लियर कर दी है कि हर टेंस के लिहाज से आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होता है. जहाँ तक बात होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, जो पॉइंट होता है वो सेम रहता है. जो ऑब्जेक्ट है, अगर आई फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्जेक्ट है तो वो हर टेंस में आई रहेगा. अगर आप बुक की बात करें तो वो हर सेंटेंस में बुक ही रहेगी. लेकिन जो आपका हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा चेंज होता रहेगा. हम मूव करते हैं, हमें पहली आइडेंटिफिकेशन ले ली कि यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब. आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस टेंस का जुमला है. अब ये वॉज वर्ब है आपके पास जुमले में. देखिए एग्जाम्पल जो सेंटेंस है इसमें देखिए वॉज और साथ में आ रहा है मेकिंग. तो मेकिंग आपको बता रहा है कि ये कंटिन्यूस सेंटेंस है. कौन सा कंटिन्यूस है वो आपको बता रहा है ये यूज़ ऑफ वॉज, कि ये पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है. हम अब एक्टिव पैसिव, अपने जो सब्जेक्ट है जो आज का टॉपिक है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं. सबसे पहले हम लेंगे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर के लिए आपको इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसी जुमले का वॉज और वर्ब. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, जो कि आपके पास पास्ट कंटिन्यूस की पहचान है. ये दो आपके पास पास्ट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन है के लिए यूज़ हो रहे हैं. और फिर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप लेंगे ऑब्जेक्ट. जब आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हमने इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया है कि पैसिव सेंटेंस में सेंटेंस बनाते हुए हम स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें से फर्स्ट रूल होता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर प्लेस करते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम पुट कर रहे होते हैं मेन वर्ब की जगह पर. उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसको भी पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. सबसे पहले आएगा आपके पास ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब, जो कि वॉज और वर्ब पास्ट कंटिन्यूस का बेसिक हेल्पिंग वर्ब है. उसके बाद हम एडिशनल हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूस में बीइंग. बीइंग जो है आपके BEING, ये जब हमने कंटिन्यूस सेंटेंस का पैसिव बनाना होता है, किसी भी कंटिन्यूस का, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का पैसिव बनाने के लिए हम एडिशनल हेल्पिंग वर्ब बीइंग का इस्तेमाल करते हैं. और उसके साथ में मेन वर्ब आ जाएगी आपके पास थर्ड, जो कि हर पैसिव सेंटेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. उसके बाद यूज़ ऑफ बाय एंड एट द एंड सब्जेक्ट. बाय और सब्जेक्ट ये तब आपके पास आएगा अगर आपके पास जुमले में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो. एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंस लेते हैं आयशा वॉज मेकिंग राइस. दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस. आयशा इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, मेकिंग इज मेन वर्ब और राइस आ जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट. जब हम इसी का पैसिव बनाएंगे तो हम बोलेंगे, हम लेंगे राइस वॉज बीइंग मेड बाय आयशा. राइस है आपके पास जुमले का ऑब्जेक्ट. अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, राइस आ गया ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब ये हम यूज़ करते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट, जो आपके पास एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वॉज और वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. अगर यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ होता, क्योंकि राइस जो है इसको हम कलेक्टिव नाउन के तौर पर ले रहे हैं, तो आपके पास कलेक्टिव नाउन को हम हमेशा सिंगुलर लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पर आ गया वॉज. अगर स्पीशीज़ ऑफ राइस की बात हो रही हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस हो, तो फिर आप राइस वर्ब लिखोगे. बीइंग आ गया आपके पास पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब. देन आएगा मेड है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब.
जो हर पैसिव सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है, देन बाय और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देन मेन जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का वाज और वर, उसके बाद आ जाएगा निगेटरी वर्ब। अगर निगेटरी वर्ब है आपके पास, वो आपने हमेशा लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद। इसके बाद आएगा आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी मेन वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, एंड देन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल यूज़ ऑब्जेक्ट्स। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो आपने लाना है ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में, देन आएगा आपके पास हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, देन निगेटरी वर्ब, और उसके बाद जो हमने बीइंग का एडिशन पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस यानी किसी भी कंटिन्यूअस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हम करते हैं, वो बीइंग का जो एडिशन है वो हमने किया नॉट के बाद। उसके बाद हमारे पास फ़ौरन आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन बाय और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट्स। हम जब एग्जाम्पल लेते हैं आई वॉज नॉट हेल्पिंग माई मदर, दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस, आई वॉज नॉट हेल्पिंग माई मदर। I is subject, was is helping verb, not its negatory word, then है helping जो है ये मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेन वर्ब है जुमले का, देन है आपके पास my mother is your objects। आप जब यूज़ करेंगे इसी सेंटेंस को पैसिव में, पैसिव बनाते वक्त तो my mother आ जाएगा स्टार्ट में, my is a possessive pronoun और जो मदर है वो है आपके पास या जुमले का ऑब्जेक्ट, यानी माय मदर आपके पास बन गया जुमले का ऑब्जेक्ट। माय मदर जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था वही पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। वॉज, अब मदर क्योंकि सिंगुलर है तो हमने यूज़ किया वॉज, नॉट निगेटरी वर्ड फॉरन हेल्पिंग वर्ब के बाद आया, उसके बाद बीइंग एडिशनल हेल्पिंग वर्ब, हेल्प्ड मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय मी आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट। इसी का ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट था जब आपने उसको ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो उसका ऑब्जेक्टिव केस बनकर आ गया मी। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम मूव करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो पहले हम स्ट्रक्चर लेते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास जुमले के सबसे स्टार्ट में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसके स्टार्ट में हम जो जुमले का हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम स्टार्ट में ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास आ जाएगा जुमले का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप फॉर्म ऑफ वर्ब लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, और एट द एंड ऑफ सेंटेंस आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन मार्क। जब पैसिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसके लिए पहले हमारे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है तो वॉज आएगा पैसिव सेंटेंस में, और अगर ऑब्जेक्ट आपके पास प्लूरल है तो आपके पास पैसिव सेंटेंस में वर आ जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद आपके पास एडिशनल हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज़ किए कंटिन्यूस सेंटेंस के लिए बीइंग, फिर पैसिव सेंटेंस का मेन वर्ब आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय आएगा आपके पास, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यानी कोई भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आपने उसको पहचानना कैसे, एक हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आपके जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, यानी अगर जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क है तो उस सूरत में आपके पास वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस को हम देखते हैं। वॉज आई इग्नोरिंग यू, वॉज आपके पास आ गया जुमले का हेल्पिंग वर्ब, आई आ गया आपके पास जुमले का सब्जेक्ट, इग्नोरिंग आ गया आपके पास मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि फर्स्ट है और साथ में प्लस आईएनजी का हमें एडिशन करें क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस सेंटेंस है, तो कंटिन्यूस सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमारे पास ऑब्जेक्ट आया यू, और फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क। जब आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है इसको तो आपके पास पहले आएगा वर जो कि जुमले का हेल्पिंग वर्ब है, यू आ जाएगा आपके पास सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, बी एडिशनल हेल्पिंग वर्ब, इग्नोर्ड मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, पैसिव की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब,
बाय और मी आ जाएगा आपके पास जुमले का सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था वो एट द एंड ऑफ द पैसिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट बनकर आपके पास मी में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजेसिव केस आई का, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, आपको जो टास्क है आपने इसको अपनी कॉपीज़ पर स्ट्रक्चर के साथ में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है, और इसी के साथ में आपने पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की 5 एग्जांपल्स अपनी रफ नोटबुक्स पर एज अ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा इंग्लिश का आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्री-9th। डायरी ऑफ 11th August is chapter number 1, short question 9 and 10 from chapter number 1. So according to your note series 9, question number 9, short question number 9, what is meant by two nation theory? Two nation theory से क्या मुराद है in the historical perspective of subcontinent? सब कॉन्टिनेंट के तारीख़ी पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए आप डिस्क्राइब करेंगे टू नेशन थ्योरी या दो कौमी नज़रिया क्या है। टू नेशन थ्योरी का मतलब दो कौमी नज़रिया। ठीक है, दो नेशन कौमी थ्योरी नज़रिया, दो कौमी नज़रिया। इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के तनाजुर में टू नेशन थ्योरी मीन्स दो कौमी नज़रिए से मुराद दैट द टू मेजर नेशंस कि दो अहम कौमें या दो बड़ी कौमें द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज़ की मुसलमान और हिंदूज़ वर सेटल्ड देयर, यहाँ पर आबाद थी, यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में। द टू नेशंस वर इंटायरली डिफरेंट फ्राम ईच अदर। अब ये दोनों बड़ी कौमें एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थीं इन द रिलीजियस आइडियाज़, अपनी मजहबी ख्यालात के हवाले से, द वे ऑफ लिविंग रहने सहने के अंदाज से, एंड द कलेक्टिव थिंकिंग और मजमूई सोच के लिहाज से। देयर बेसिक प्रिंसिपल्स इनके बुनियादी कवानीन एंड द वे ऑफ लिविंग और इनके रहन सहन का तरीका आर सो डिफरेंट, बहुत मुख्तलिफ था। दैट डिस्पाइट लिविंग टुगेदर फॉर सेंचुरीज कि सदियों एक साथ रहने के बावजूद दे कुड नॉट इंटरमिंगल विच ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सकी। ठीक है, सो टू नेशन थ्योरी क्या था? अगर हम इसको सब कॉन्टिनेंट के तनाजुर में देखें तो टू नेशन थ्योरी से मुराद ये है कि उस टाइम पे हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, यानी कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं हुए थे, जब इंडियंस और मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स इकट्ठे रहते थे। ठीक है, पाकिस्तानी इंडियंस जो अब पाकिस्तानी और इंडियन है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते थे और सदियों से इकट्ठे रह रहे थे। लेकिन सदियों इकट्ठे रहने के बावजूद ये दोनों बड़ी कौमें कभी भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकें। क्यों? क्योंकि इन दोनों के रिलीजन ही डिफरेंट थे। अब हिंदुओं का मज़हब और था, मुसलमानों का मज़हब और था। मुसलमानों के रहने सहने का अंदाज़, इनका तरीका, इनके ख्यालात, इनके सोचने का अंदाज़, इनके ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ अलग था, जबकि हिंदुओं के तरीके अलग थे। ठीक है, अब इसकी बेसिक जो एग्जांपल दी जाती है या जो मैं आपको देना चाहूँगी, जो इजीली आपको समझ में आएगी, वो यही है कि जैसे अब हिंदू हैं वो गाय को अपना क्या मानते हैं? खुदा मानते हैं। ठीक है, जबकि मुस्लिम्स जो हैं वो गाय को ईद उल अज़हा के मौके पर क्या करते हैं? उसको मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देते हुए उसकी कुर्बानी करते हैं, उसको ज़बह करते हैं। जबकि हिंदुओं के लिए गाय उनकी क्या है? उनका खुदा है। तो ईद उल अज़हा के मौके पर ही, अगर हम सिर्फ इसी पॉइंट को देख लें, तो ईद उल अज़हा के मौके पर ही हिंदुस्तान में बहुत बड़े फसाद बर्पा हो जाते थे, क्योंकि हिंदू जो है वो अपने खुदा को अपने सामने ज़बह होते नहीं देख सकते थे। ठीक है, तो ऐसी और भी बहुत सी बातें थी जो इन दोनों कौमों के दरमियान डिफरेंट थी। ठीक है, तो सदियों इकट्ठे रहने के बावजूद ये दोनों कौमें कभी भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकी। हिंदू हमेशा यही कहते थे कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में एक ही कौम है, हम एक ही हैं, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान कभी भी डिवाइड ना हो। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ जब यहाँ से चले जाएं तो उसके बाद हिंदू मेजॉरिटी में थे। सो ये जो है वो कंपल्सरी था कि हिंदू ही मुसलमानों पर हुकूमत करते। सो वो हमेशा यही राग लाते थे कि हम एक ही कौम हैं। लेकिन मुसलमानों के जितने भी लीडर्स थे उन सब ने इस बात पर जो है वो ज़ोर दिया, इन्फोर्स किया कि दो कौमें कभी भी एक नहीं है। ठीक है, इनकी बहुत सी बेसिक चीज़ें ही डिफरेंट हैं। जब बेसिक से डिफरेंट हो तो फिर वो ऐसा माशरा कभी भी जो है वो अमन और सुकून का प्रचार नहीं कर सकता।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट व्हाट डिड कायद आज़म से अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से कायद आज़म ने क्या कहा। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि माइनॉरिटीज़ होते क्या हैं। किसी भी मुल्क में जिस मज़हब के लोगों की तादाद कम होगी वो माइनॉरिटीज़ में इंक्लूड होंगे, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स हैं वो 96 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, उनकी तादाद अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो, जबकि नॉन मुस्लिम्स की तादाद 4%, ठीक है। सो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ कौन होंगी? नॉन मुस्लिम्स। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, वो मेजॉरिटी में है। तो माइनॉरिटी में कौन हुआ? मुस्लिम्स। क्लियर। माइनॉरिटीज़ हम कभी भी नॉन मुस्लिम्स को नहीं कहेंगे। किसी भी मुल्क में जिस मज़हब के लोग कम तादाद में होंगे उनको हम माइनॉरिटीज़ कहेंगे। सो इन पाकिस्तान नॉन मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटीज़। कायदाज़ों ने माइनॉरिटीज़ के बारे में कहा था कि माइनॉरिटीज़ वुड बी गिवन अ कंप्लीट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, माइनॉरिटीज़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा एंड दे वुड इंजॉय इक्वल राइट्स, और वो भी जो है वो हमारे बराबर के हकूक़ जो हैं वो इंजॉय कर सकेंगे। दिस इज़ द फंडामेंटल टीचिंग ऑफ इस्लाम, और ये इस्लाम की बुनियादी जो हैं वो तालीमात हैं। सो दिस इज़ योर डायरी ऑफ 11th August 2020. Now you have to write these questions on your copies and also you have to learn it. Allah Hafiz.